हेलो फ्रेंड्स, बाइक अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 11th की भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। हम ये वाला टॉपिक आज पढ़ेंगे। उसमें चैप्टर नंबर 3 आज शुरू हुआ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे। बच्चों, हमारी पृथ्वी, हम पृथ्वी के अंदर तो हम जान नहीं सकते हमारी पृथ्वी का जो आकार है वो कैसा है। वो ये पृथ्वी हमारी जियोड शेप में है, गोलाकार है, तो हम पृथ्वी के अंदर तो जा नहीं सकते हैं। और अभी तक पृथ्वी के अंदर जो सबसे ज्यादा गहरी खुदाई हुई है वो 12 किलोमीटर की खुदाई हुई है। वो कोला क्षेत्र में हुई है, रशिया द्वारा करी है, आर्कटिक सागर में। तो हमारे पास कोई प्रत्यक्ष प्रमाण बहुत कम है, इसलिए हम अप्रत्यक्ष प्रमाणों पे जाते हैं कि हमारी अप्रत्यक्ष प्रमाण, हम पृथ्वी के अंदर तो जा नहीं सकते हैं, तो हमें प्रत्यक्ष प्रमाण बहुत कम है। जो भी कुछ हमें बाहर पृथ्वी के पर्वत वगैरह पठार दिख रहे हैं, ये सब प्रत्यक्ष प्रमाण के कारण है। और पृथ्वी पे जो भी स्थलाकृतियां आपको दिख रही हैं, उन्हें जानने के लिए हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि ये ज्वालामुखी क्रियाएं किस तरह से होती हैं, सुनामी कैसे आती है, भूकंप कैसे आते हैं, ये सब कुछ जानना है। तो हमें अप्रत्यक्ष प्रमाणों की बहुत जरूरत पड़ेगी, जो कि अप्रत्यक्ष प्रमाणों से हमें पता चलेगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। ठीक है, ओके गाइस, चलो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि पृथ्वी के धरातल का विन्यास मुख्यतः भूगर्भ में होने वाली क्रियाओं का परिणाम है। भूगर्भ में कौन कौन सी प्रक्रियाएं हो रही हैं, इस पे हम ध्यान देंगे कि हमारी भूगर्भ में कौन सी प्रक्रियाएं हो रही हैं जिनसे कि ज्वालामुखी फट रहा है, सुनामी आ रही है, भूकंप आ रहा है, पहाड़ का निर्माण हो रहा है, पठार बन रहे हैं, नदियां बह रही हैं। ये सब इनकी भूगर्भ में जो प्रक्रियाएं हो रही है उन्हीं का परिणाम है। तो हम कैसे पता करेंगे? तो इसमें हमारी भू आर्द्रिक प्रक्रियाओं को जानने के लिए हमारे दो बल काम करते हैं, दो शक्तियां हैं, बहिर्जात और अंतर्जात शक्तियां। बहिर्जात शक्तियां क्या होती हैं? अंतर्जात और बहिर्जात शक्तियों का ही परिणाम है हमारी स्थलाकृतियां जो भी। ठीक है, इन दोनों शक्तियों का मिलकर जो परिणाम होता है, उससे हमारे पठार बन रहे हैं, पर्वत बन रहे हैं, ये सब उन्हीं की शक्तियों का परिणाम है। अब बहिर्जात शक्तियां कौन सी होती हैं? बहिर्जात शक्तियां वे शक्तियां हैं जैसे कि हमारे पहाड़ हैं, तो इनमें क्या होता है, सनलाइट होती है। ठीक है, किसी चट्टान को सनलाइट क्या कर रही है, उसे गर्म कर रही है, उसे उसका सरफेस एरिया बढ़ा रही है। फिर रात में जब वो चट्टान ठंडी होती है तो संकुचित होने का प्रयास करती है। तो ये जो प्रोसेस चल रही है बहुत समय तक, बहुत एक लंबे समय से ये प्रक्रिया जो चलती है, इससे क्या होता है, वो चट्टान का अपरदन होता है, चट्टान का टूटना शुरू होता है। तो ये एक बहिर्जात क्रियाएं हैं। इसी तरह से रेनफॉल धीरे धीरे क्या करती है, रेनफॉल क्या करती है कि किसी चट्टान को अपसादीकरण किसी का अपरदन करती है, और बहुत सी क्रियाएं होती हैं। किसी चट्टान का अपसादीकरण होता है, फिर उसका अपरदन होता है, फिर किसी दूसरी जगह उसका निक्षेपण होता है। तो ये सब इसमें बहिर्जात शक्तियां इसमें प्रभावित होती हैं। जो जितनी भी स्थलाकृतियां दिखती हैं आपको भूदृश्य पे अपने, उसमें बहिर्जात शक्तियों का प्रभाव रहता है। अब अंतर्जात शक्तियों को हम बिल्कुल अनदेखा नहीं कर सकते कि पृथ्वी की, अगर हम अंतर्जात शक्तियों को बारे में जानना है तो हमें पृथ्वी की प्रकृति को समझना अधूरा रह जाएगा अगर हम उसे समझेंगे नहीं। तो हमें अगर क्या बोलते हैं हम, तो अंतर्जात शक्तियां हैं जो कि क्या हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने के कारण हमें पता लग रहा है कि ज्वालामुखी अंदर से आके फटता है, बाहर जो लावा निकल रहा है वो लिक्विड फॉर्म में हमें मिल रहा है। तो हम इससे अनुमान लगा पा रहे हैं कि क्या पता हमारा पृथ्वी अंदर से तरल हो। ठीक है, तो जब हम वो जो पदार्थ होते हैं, लावा जो निकलता है, फिर ठंडा होता है, और ठंडा होने के बाद जब जमता है तो हम क्या करते हैं, हमारे जो भूगोलवेता हैं वो प्रयोगशालाओं में ले जाते हैं, उसके संरचना संगठन का देखते हैं कि किस तरह का इसका फॉर्मेशन है। से वो पता लगता है कि हमारी पृथ्वी के अंदर किस तरह के पदार्थ पाए गए हैं। ओके, और इसका क्या होता है, ये जो भू आर्द्रिक क्रियाएं हैं हमारी, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल, इसका मानव जीवन पे भी बहुत बहुत प्रभावित होता है। अब यहाँ पर हम
उत्तर प्रदेश में अगर रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के किसी जिले में रह रहे हैं, तो हमारा नॉर्मल औसतन टेम्परेचर क्या होता है 27 डिग्री सेल्सियस, और हायर टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस होता है गर्मियों में, ठीक है। और वैसे ही अगर हम चले जाते हैं लद्दाख एरिया में, पहाड़ी एरिया में चले जाते हैं, तो वहां पर औसतन टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हाईएस्ट टेम्परेचर होता है, औसतन टेम्परेचर 10-12 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हम ये वहां की जो जलवायु है काफी टफ है, ठीक, वहां की कार्यशैलियां कम है, लोग वहां का जीवन शैली बहुत टफ है, ठीक है। और यहाँ पर जीवन शैली मैदानी क्षेत्रों में लोगों की काफी आसान होती है, वहां पर चीजें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, हमारी इंडस्ट्रियां वगैरह लगी हैं, ठीक है। और पहाड़ों पे ये सब चीजें नहीं हो पाती, क्योंकि अगर वहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रियाज वगैरह लगेंगी तो यार क्या भूमि अपर्दन, हम भूमि का संरक्षण करना है, हमें पर्यावरण का संरक्षण करना है, तो इसलिए हमें वहां पर पहाड़ी क्षेत्रों में चीजों का कम विकास हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो अंतर्जात बल है, बाह्यजात बल है, ये सब भूगर्भीय क्रियाओं का परिणाम है, और भू-आकृति को प्रभावित भी करती है ये सब चीजें, ठीक है। और हमें अच्छे से ये समझना है कि पृथ्वी में जो कंपन होता है वो क्यों होता है, भूकंप कैसे आता है, सुनामी की लहरें कैसे पैदा होती है पृथ्वी की, तो इसके लिए हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए बहुत जरूरी है। तो हमें कुछ भूगर्भ की जानकारी के कुछ साधन मिले हैं, जैसे कुछ साधन है हमने देखा है कि हमारी पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर है, और यहाँ पर साउथ अफ्रीका में आपने देखा होगा, आपने सुना होगा पुरानी किताबों में, एनसीईआरटी की पुरानी बुक्स में आपने देखा है कि अफ्रीका में 4 किलोमीटर सोने का खनन करने के लिए 4 किलोमीटर खान की गहरी खुदाई करी गई थी। उससे नीचे तो हम जा नहीं पा रहे थे, उससे नीचे और खुदाई करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण हम उसकी खुदाई नहीं कर पा रहे हैं। तो हम देख भी रहे हैं कि हमारी हम पृथ्वी में जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो तापमान भी बढ़ रहा है, दाब भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो पृथ्वी के अंदर तापमान बहुत अधिक है, ठीक है, इससे हमें पता लग पा रहा है। और फिर हमने अभी तक जो प्रत्यक्ष प्रमाणों में देखा कि हमने सबसे गहरी खुदाई कहां पर करी है, कोला क्षेत्र में, आर्कटिक सागर में कोला क्षेत्र में करी गई है, जो रशिया के द्वारा करी गई है, वो सबसे गहरी खुदाई है। लेकिन पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर की देखा जाए तो हमने कुछ खुदाई नहीं करी है, ठीक है। तो हमारे पास प्रत्यक्ष प्रमाण में कोई बहुत कम स्रोत है। तो हम प्रत्यक्ष स्रोत देखते हैं कि हमारे प्रत्यक्ष स्रोत क्या क्या है पृथ्वी के। अब जो ज्वालामुखी फटता है और जब वो लावा फट के बाहर आता है और धीरे धीरे वो ठंडा होता है और फिर जमने की प्रक्रिया होती है, बहुत सालों की प्रक्रिया है, ठीक है, ये इसमें बहुत समय लगता है। तो जब वो ठंडा होता है तो जो जितना वो जब जमता है तो उससे क्या होता है, एक चट्टान का निर्माण होता है। तो पर हमारे चारों ओर पृथ्वी पे जो फैली हुई जो ठोस पदार्थ है उसे धरातलीय पे जो फैली हुई है उसे हम चट्टान कहते हैं, रॉक्स कहते हैं। तो उन्हीं चट्टानों का जब हम खनन करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि हमारे प्रत्यक्ष स्रोत के बारे में, कि हमारी पृथ्वी की अंदर की संरचना, कौन कौन से पदार्थ पाए जा रहे हैं, क्या संगठन है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का। और जैसे जैसे हमें ये जो हमने दक्षिण अफ्रीका में सोने की खान की 3-4 किलोमीटर गहरी खुदाई करी थी, उससे हमें पता चला था कि हम जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जा पा रहे हैं, अंदर गहराई में जा रहे हैं, वैसे वैसे तापमान भी हमारा बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार संसार भर में कि क्या हुआ कि वैज्ञानिक दो परियोजनाओं पे काम कर रहे हैं। एक उनमें से गहरे समुद्र में प्रवेदन परियोजना है, दूसरी महासागरीय प्रवेदन परियोजना है। तो इन दोनों पे भी काफी काम हुआ, और इन दोनों जो प्रोजेक्टों के कारण ही हमने अब तक का सबसे गहरा प्रवेदन आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक किया है, ठीक है। ये हमारा पहला प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया कि हमारे जो चट्टानें मिल रही हैं उससे हमें पता लग रहा है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी पर अंदर जा रहे हैं, हर 32 मीटर एक हमें और प्रमाण मिला कि हम जैसे जैसे 32 मीटर गहराई में जा रहे हैं तो तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है। दूसरा हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है हमें ज्वालामुखी उद्गार से, वॉल्केनिक इरप्शन से। और जैसे क्या होता है, जब ज्वालामुखी जब हमारा फटता है तो क्या होता है, लावा पृथ्वी के धरातल पे आता है, और जो लावा हमारी पृथ्वी पे धरातल पे आया उसको धीरे धीरे ठंडा हुआ और फिर जमने की प्रोसेस हुई, तो उसको हम उस लावा से जो चट्टानें बन रही हैं उस मटेरियल को हम ले जाते हैं और हमारे भूगोलविदा वो प्रयोगशाला में उस पर रिसर्च करते हैं,
और रिसर्च से हमें पता चलता है कि हमारी पृथ्वी के अंदर किस तरह की पदार्थ पाए जाते हैं। ये हमारे प्रत्यक्ष स्रोत हैं। हमारे बहुत कम प्रत्यक्ष स्रोत हैं, इसलिए हम अप्रत्यक्ष स्रोतों की तरफ जाते हैं कि कैसे हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता चलेगा, तो हम अप्रत्यक्ष स्रोतों की तरफ जाते हैं। अब अप्रत्यक्ष स्रोतों की जानकारी कैसे मिलती है हमें? हम देखते हैं कि जो हमारे भूगोलवेत्ता हैं, जो हमारा लावा बाहर निकल के आया, ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद जब जमा, तो उसका जो पदार्थ की जो गुणधर्म होते हैं, उनकी क्वालिटीज होती हैं, ठीक है, उनका जो मटेरियल कॉम्बिनेशन होता है, उससे पता कर चलते हैं कि हम आंतरिक भाग में हमारे क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, अब हमें अप्रत्यक्ष स्रोतों से हमें ये भी पता चला कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के धरातल से नीचे जाएंगे, वैसे वैसे हम पूर्व की तरफ जाएंगे, तो हमारी गहराई बढ़ने पर तापमान और दबाव में भी वृद्धि हो रही है। और जैसे दबाव बढ़ने के साथ साथ घनत्व भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि क्या है, आंतरिक परत का उस पर दबाव भी पड़ रहा है। हर उसमें जितनी जो भी परतें हैं हमारी पृथ्वी में, उसका दबाव भी बढ़ रहा है। ठीक है, और हमने पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है कि पृथ्वी में 3 परतें पाई जाती हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। और कोर हमारा क्या है, कोर में हमारा लोहा पाया जाता है, निफे पाया जाता है। हमारा क्रस्ट का जो फॉर्मेशन होता है उसे स्याल कहते हैं, और मेंटल का जो फॉर्मेशन होता है सीमा सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बना है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा कोर बना है वो निकिल और फेरस से बना है, तो वो काफी भारी मटेरियल है। आयरन एक भारी मेटल है, तो इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा दबाव भी वहां पर ज्यादा है, घनत्व भी बहुत अधिक है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम पृथ्वी की गहराई में जाते जा रहे हैं, हमारा घनत्व भी बढ़ता जा रहा है, दबाव भी बढ़ रहा है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। फिर हमें पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का दूसरा स्रोत मिलता है उल्काओं से, मेटियोर से। ठीक है, उल्का क्या होते हैं, जो कभी कभी धरती तक पहुंच जाते हैं। उल्का से हमें कैसे पता चलता है कि ये हमारा जो आंतरिक संरचना के बारे में? उल्का क्या होता है, जो हमारा जो प्लेनेट, जो ग्रह का निर्माण हुआ था, वो सब ग्रहों का निर्माण सेम ही हुआ है। ठीक है, जैसे जो भी हमारे सोलर सिस्टम में ग्रह हैं, वो उन सबका निर्माण एक तरह ही हुआ है। ठीक है, तो उसमें से जब किसी ग्रह से दूसरा आकाशीय पिंड हमारी पृथ्वी पर आकर गिरता है, तो उसकी संरचना हमारी पृथ्वी की पदार्थ संरचना से हम पता लगाते हैं कि हमारी पृथ्वी की संरचना भी ऐसी होगी। समझ रहे हैं? वैसे तो मिलती जुलती है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा ग्रह कैसा है, हमारा आंतरिक संरचना पृथ्वी की कैसी है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के लिए उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। अन्य अप्रत्यक्ष स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत मिलते हैं हमें, गुरुत्वाकर्षण मिलता है, चुंबकीय क्षेत्र मिलता है, भूकंप संबंधी क्रियाएं शामिल है। गुरुत्वाकर्षण बल कैसे पता चलता है कि हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है? अब पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है और ये भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। इसमें हम विज्ञान में एक फॉर्मूला होता है, G बराबर 1/r², बराबरी व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है इसमें। जैसे जैसे जहां पर G बढ़ेगा, G का मान बढ़ेगा, G का मान होता है 9.8, जैसे जैसे जहां पर G का मान बढ़ेगा वहां पर पृथ्वी की त्रिज्या कम होगी, और जैसे जैसे G का मान कम होगा वहां पर पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ जाएगी। तो हम देखते हैं कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का त्रिज्या सबसे अधिक है, इसलिए वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे कम रहता है। और पोलों पर क्या होता है, पृथ्वी की त्रिज्या सबसे कम है, इसलिए वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे अधिक रहता है। तो पृथ्वी पर कहीं भी, पूरी पृथ्वी पर हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स समान नहीं है। और ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा मास को भी बताता है, मास उसमें G बराबर mg होता है। तो हमें पता चलता है कि हमारे जो पृथ्वी पे मास का डिवीजन बिल्कुल बराबर नहीं है। ठीक है, कहीं भी पूरी पृथ्वी पे एक समान नहीं है। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से हमें पता चल जाता है। ठीक है, कि हमारी, तो हम इससे ये पता कर सकते हैं कि हमारी पृथ्वी में एक जैसा पदार्थ सरिश जो हमारा स्ट्रक्चर है, मटेरियल कंपोजिशन है, वो सेम नहीं है। ठीक है, तो अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता अन्य कारकों से प्रभावित भी होती है। अब इसमें हमारा क्या होता है कि जैसे जैसे हम अलग स्थानों पर जाते हैं, तो ये हमें ग्रेविटेशनल जो भिन्नता मिलती है, इसी को हम गुरुत्वीय विसंगति कहते हैं। अब जैसे जैसे क्या होता है कि एक नॉर्मल फीचर होना चाहिए, हम गुरुत्वीय विसंगति एनामोली को कैसे समझते हैं कि हम ये क्षोभ मंडल से जब हम अपनी धरातल से ऊपर जाते हैं, तो क्या होता है, टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता है।
ठीक है, ये नॉर्मल लैप्स रेट में आता है, सामान्य ह्रास दर में आता है कि पृथ्वी की ऊंचाई पर जैसे जैसे आप बढ़ेंगे तो पृथ्वी का तापमान कम होगा। लेकिन होता क्या है, एक परत के बाद तापमान बढ़ने लगता है, फिर कम होता है, बढ़ने लगता है, तो ये विसंगति है। तो वैसे ही हम गुरुत्व विसंगति को देखते हैं, पृथ्वी के स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल समान रहना चाहिए, तो समान नहीं रहता है, कहीं पर ये कम होता रहता है, कहीं पर बढ़ जाता है, तो इसे ही हम गुरुत्वीय विसंगति कहते हैं। और गुरुत्वीय विसंगति से ही हमें पता चलता है कि पृथ्वी में या भूपर्पट्टी में पदार्थ के द्रव्यमान का वितरण की जानकारी देता है कि पदार्थ की कैसे कैसे वहां का पदार्थ के द्रव्यमान का वितरण है। ठीक है, और अन्य जो जानकारियां हमें मिलती हैं वो भूकंपीय गतिविधियों से मिलती हैं कि पृथ्वी आंतरिक जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो भूकंप पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है, जो कि हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू।